हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और ये जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं छात्रों, ये केवल हिंदी भाषा में ही लागू नहीं होते, बल्कि संस्कृत भाषा में ही ज्यों के त्यों लागू होते हैं। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, संस्कृत और हिंदी के मिलाकर के भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपको बताने वाले हैं। उन्हीं को भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं, उन्हीं को संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं और उन्हीं को हिंदी शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। छात्रों, अंतर केवल आपको ये होता है कि जब आपको संस्कृत पेडागोजी लगी आती है तो उसमें आपको टीटी या सीटीटी के पेपर में जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, खासकर संस्कृत में, वो संस्कृत में ही लिखे आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हिंदी में ही लिखे हैं। उनको आप यदि अर्थ उनके आप निकाल लेते हो तो वही उनको संस्कृत में लिखा जा सकता है। और यहां से छात्रों हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी में एक एक अंक या अधिकतम 3 अंक का आना यहां से तय है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर ले, पेन कापी उठा के आप इनको लिख सकते हैं। लगभग हमने 30 से अधिक सिद्धांत बताने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। छात्रों, हम आपको एमपीटीईटी और अदर स्टेट टीटी या सीटीईटी के केवल इंग्लिश छोड़ करके सभी विषयों की तैयारी पर्यावरण, गणित, हिंदी की करवा देंगे। छात्रों, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है छात्रों, तो हम आगे इनको प्रारंभ करते हैं। और ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते क्या है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या कहलाते हैं। तो छात्रों, जब भी आप कक्षा में छात्रों को भाषा का शिक्षण करवाने के लिए जाते हैं तो जिन नियमों, जिन विधियों या जिस प्रकार की प्रविधियों का या जिस प्रकार के तरीकों का आप चयन करते हो, उनका उपयोग करते हो, उन तरीकों को आप अपनाते हो, वही पूरे के पूरे तरीके भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। देखते हैं छात्रों, ये हमने यहाँ संस्कृत में लिखे हैं, फिर यहाँ उनकी हिंदी भी हमने लिख रखी है, आप देख सकते हो। छात्रों, पहला जो सिद्धांत है क्रियाशीलता सिद्धांत, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब ये समझना है आपको कि ये क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहलाता है। छात्रों, ये जैसे अपन कहते हैं क्राफ्ट एजुकेशन या करके सीखना, कि छात्रों को हम जो कुछ भी सिखाने वाले होते हैं या जो कुछ भी हम बता रहे हैं, उन्हें अधिकांशतः हम करके बताएं। जो भी हम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को भाषा में, तो यदि हम क्रिया करके दिखाएंगे और बच्चों को या फिर हम लगातार क्रियाशील रखेंगे, उनको कुछ कार्य करने के लिए देंगे, उनको गृह कार्य देंगे, उनको कक्षा कार्य अतिरिक्त देंगे, तो भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। छात्रों, ये कहलाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्रों, यहाँ अगला लिखा है अनुबंधन से सिद्धांत, या हम हिंदी में कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। छात्रों, ये बोलना सिखाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अनुबंधन का। ये अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहलाता है कि शिक्षक कक्षा में जो भी भाषा को वो पढ़ा रहा है, उसी भाषा में यदि मान के चलो वस्तुओं के नाम लेता है, कि किसी वस्तु, चाक, डस्टर या पुस्तक, शिक्षक यदि बच्चों के सामने मंगा रहा है या इन शब्दों को बोल रहा है, तो उनमें अनुबंधन होना चाहिए। अनुबंधन मतलब जैसे हम कहें पुस्तक लाओ तो फिर वो पुस्तक आपके पास लाएगा, आपका वो पेन उठाओ तो पेन उठा के आपको देगा, तो वो उसका पुस्तक या पेन के साथ अनुबंधन हो गया। मतलब जो कुछ भी आप बच्चों से कक्षा में मंगाते हो या वस्तुएं आप दिखाते हो, तो वही आप वस्तु दिखाएं और उसी भाषा में उस वस्तु को बोलें, तो वस्तु के साथ में अनुबंधन हो जाएगा और वो सीख जाएंगे कि इस वस्तु को हम क्या कहते हैं उस भाषा में। यहाँ छात्रों, मौखिक कार्य से सिद्धांत या मौखिक कार्य का सिद्धांत, छात्रों को यदि भाषा सिखाना है तो अधिकांशतः आप उसी भाषा में बच्चों से, छात्रों से आप बात करें, उन्हें बात करने के पर्याप्त आप उनको अवसर देवें। बहुत अधिकांश समय आप उनसे मौखिक कार्य करवाएं, आप वाद विवाद करवा सकते हैं आप, ठीक है, किसी प्रकार का कंपटीशन, प्रतियोगिता करवा सकते हैं आप, प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं आप, श्लोक वाचन करवा सकते हैं आप, ठीक है। इसी मतलब अदर एक्टिविटीज जो होती हैं, सह शैक्षिक क्रियाकलाप जिनको हम कहते हैं, उनको आप करवा के मौखिक कार्य
को हमारे लिए पढ़ाने का प्रोत्साहन छात्रों को करना चाहिए। एक बात ये हो गई। यहाँ छात्रों लिखा है रुचि सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। छात्रों, जो बाल केंद्र शिक्षा होती है इसमें हमें क्या करना होता है कि बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए या कक्षा में जाकर के भाषा सिखाना चाहिए। यदि उनकी रुचि उस समय भाषा सीखने में नहीं है तो आप नहीं सिखाएं उनको। पहले आप कुछ गीत, कहानी, चुटकुले या कुछ मनोरंजन जैसी चीजें आप उनको करवाएं। जब बच्चे फ्रेश हो जाएं, कुछ अच्छा दिमाग उनका लगने लगे, तब आप उनकी रुचि का ध्यान में रखते हुए फिर आगे उनको भाषा सिखाएं, वो आसानी से सीख जाएंगे। ये सिद्धांत छात्रों यही होते हैं कि हम अच्छे से बच्चों को भाषा कैसे सिखा सकते हैं, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, वही कहलाते हैं शिक्षण के सिद्धांत। फिर छात्रों यहाँ लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता या सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है, इसको आप समझो। ये व्यक्तिगत विभिन्नता आपको मनोविज्ञान में भी ये लगी हुई है। छात्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि आपकी कक्षा में कई प्रकार के छात्र बैठे होते हैं। सृजनात्मक छात्र बैठे होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र बैठे होते हैं, मंदबुद्धि छात्र बैठे होते हैं, सामान्य छात्र बैठे होते हैं, वंचित वर्ग के छात्र, विकलांग छात्र, कई प्रकार के छात्र बैठे होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होता है उनको भाषा सिखाते समय कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के कि हम इस विधि या इस सूत्र का या इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार के शिक्षण विधियों का हम उपयोग करें, ताकि जितने भी प्रकार के छात्र हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बैठे हैं वो सभी उस भाषा को सीख सकें। ये हमें ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपके होशियार जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वह केवल सीख जाएं। ऐसा भी नहीं करना कि जो मंदबुद्धि छात्र हैं उनके लिए आप सिखाने में प्रतिभाशाली छात्रों का अहद कर दो, ऐसा भी नहीं। हमें सबको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, ये है इसका मतलब। फिर छात्रों यहाँ लिखा है उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च या उद्देश्य चयन और विभाजन का सिद्धांत। इसमें छात्रों हालांकि 3 चीजें एक साथ लिखी हैं कि सबसे पहले हम जिस भी विषय वस्तु को कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, जो भी आप भाषा के संदर्भ में जो भी बच्चों को आप सिखाने जा रहे हो, उसका छात्रों को सबसे पहले आप उद्देश्य बता दें कि आज के हमारे जो लेक्चर है, आज का हमारा जो पीरियड होना है, इसका उद्देश्य क्या है। और फिर आपको चयन करना है, वहां आपको विधियों का चयन करना है, वहां आपको टीचर्स लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण, अधिगम शिक्षण सामग्री, उसका आपको चयन करना है। वहां मतलब आपको पढ़ाने के तरीके का चयन करना है। ये सब चीजें विभाजन से मतलब यहाँ ये 3 हमने एक साथ लिख दी, आप यहाँ इनको अलग अलग भी कर सकते हो। छात्रों, विभाजन से का मतलब होता है कि आप जिस भी विषय वस्तु को, जिस प्रकरण को आप कक्षा में पढ़ाने वाले हो, उसको कई हिस्सों में बांट कर, छोटे छोटे हिस्से करके आप उस चीज को पढ़ाएं, सिखाएं। बच्चे जल्दी आसानी से फिर उसको सीख जाते हैं, ये कहलाता है। फिर है एकता या सहभागिता या मतलब एकता और सहभागिता का सिद्धांत। आपकी कक्षा में गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, कई प्रकार की जातियों के लोग होते हैं, कई धर्मों के, कई भाषाओं के लोग आपकी कक्षा में हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, कई प्रकार के प्रतिभाशाली, वही हमने अभी बताया था, हर प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा में हो सकते हैं। तो आपको अपने अधिगम, शिक्षण अधिगम के दौरान आपको क्या करना है, उनको एकता, सबकी एकता रहे, सभी एक रहे, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आपको कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे अच्छा शिक्षक वह होता है जो, फिर उसमें एक ऑप्शन लिखा होता है ए, भेदभाव रहित हो। तो छात्रों, इसी में निशान लगाना। एक शिक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट जो जवाबदेही होती है वो ये होती है कि शिक्षक को भेदभाव रहित होना चाहिए। गर्ल्स बॉयज में, अमीर गरीब में या जाति वाति आदि में किसी प्रकार का भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। और तो मतलब सभी बच्चों में एकता रहे, सहभागिता, सभी सम्मिलित हों, कमजोर बच्चा, प्रतिभाशाली छात्र, गर्ल्स बॉयज, जातियों में कोई भेदभाव, कभी आपकी कक्षा अधिगम के दौरान बच्चे समझ ना पाए कि ये जातियों में सर भेदभाव करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी की सहभागिता हो, इस प्रकार से आप सिखाएं तो बच्चे जल्दी उस भाषा को सीख जाते हैं। यहां लिखा है छात्रों बहुमुखी सिद्धांत। और बहुमुखी जो सिद्धांत है, ये बहुमुखी सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप छात्रों को कक्षा में किसी विषय को, खासकर भाषा या लैंग्वेज को जब आप पढ़ाने वाले होते हो, आप पढ़ाने जा रहे होते हो या पढ़ा रहे होते हो, तो उसके साथ साथ जो चीजें आती हैं, जैसे आप किसी श्लोक को आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ रस छंद या अलंकार या व्याकरण की जो चीजें आ गई हैं, उन चीजों को आप साथ साथ ही करते जाओ। बहुमुखी का मतलब ये होता है आप उनको साथ साथ ही
करते जाओ। दूसरी बात हम यहाँ बहुमुखी में ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप शिक्षण अधिगम कर रहे हैं तो बच्चों को खेल खेल में कई प्रकार के शैक्षणिक क्रियाकलाप करके, कई जैसे वाद विवाद करवा सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रश्नोत्तरी करवा सकते हो, कोई श्लोक वगैरह का गायन आप करवा सकते हो। ये कहलाता है बहुमुखी। मतलब जितना कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो ताकि आपके छात्र जल्दी सीख जाएं, वो समस्त प्रकार की शिक्षक द्वारा करी गई क्रियाएं बहुमुखी क्रियाएं कहलाती हैं। छात्रों आप समझ रहे होंगे। ठीक, अगला हम आगे बढ़ते हैं। जो कि समय कम है इसलिए ज्यादा वर्णन हम आपसे कर नहीं सकते, आप तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, बहुत से सिद्धांत हैं, वैसे ही समय ज्यादा होने वाला है। आगे हम चलते हैं भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। मतलब भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। छात्रों ये भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी आप कक्षा में अधिगम करवा रहे होते हो, छात्र अपने मन में आने वाले विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, वो अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकें। इसका हमें कक्षा अधिगम के दौरान छात्रों को मौका देना होता है। उनमें झिझक ना हो, वो आपसे बातचीत कर सकें। कभी कभी प्रश्न आता है छात्रों की, एक अच्छी कक्षा क्या होती है? तो अच्छी कक्षा छात्र वही होती है जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच लगातार संवाद होता रहता है। वो कक्षा अच्छी नहीं होती जिसमें केवल शिक्षक बोलते हैं। समझ रहे बच्चे तो खैर बोल नहीं पाएंगे शिक्षक के दबाव में। ठीक, फिर यहां लिखा है एकता या सहभागिता, ये चूंकि हम बता चुके, ये डबल हो गया, आप इसे काट लेना। फिर यहां लिखा है अनुकरणम सिद्धांत या अनुकरण करने का सिद्धांत। छात्रों बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले वो ना तो व्याकरण सीखता है ना वर्णमाला सीखता है। उसके घर परिवार में, उसके समाज में, आसपास वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है वो अनुकरण करके सीखता है। हालांकि चोमास्की का भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो भी एक शिक्षण का सिद्धांत है भाषा का, कभी आगे उसको हम वर्णन करके बताएंगे आपको क्या कहता है चोमास्की। ठीक है, तो चोमास्की का मानना भी था कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उनको व्याकरण या अन्य कठिन चीजें सिखाई जाती हैं। तो बच्चों को आप जो भी कुछ सिखाने वाले उनसे अनुकरण करने को कहें, जैसा आप बोल रहे हो बच्चों से वैसा बोलने को कहें। इस प्रकार से अनुकरण करके बच्चे भाषा सीखते हैं। ये भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। एक चीज और याद रखना, अनुकरण का सिद्धांत। संसार के किसी देश में चले जाओ, अनुकरण द्वारा ही बच्चे भाषा सीखते हैं। व्याकरण वर्णमाला का ज्ञान, वाक्य बनाना सीख जाते हैं, फिर व्याकरण वर्णमाला का ज्ञान उसके बाद में होता है, ये कह रहे थे। फिर यहां लिखा है स्वाभाविकता या सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। छात्रों बच्चों को हमें इस प्रकार से प्रेरित करना होता है छात्रों को, ताकि वो स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख सकें। हम स्वाभाविकता का मतलब एक दूसरा ये भी होता है कि हम उन पर किसी प्रकार का दबाव न डालें, हम उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित ना करें, हम जबरदस्ती किसी प्रकार का बोझ उन पर ना ला दें। वैसे एनसीएफ का पता ही है आपको, बिना बोझ शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन, पता ही है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को स्वाभाविक रूप से जो भी उनकी सीखने की गति है आप उन्हें धीरे धीरे सीखने दें, अनावश्यक उन पर जोर ना डालें, तो बच्चे भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ये कहता है। फिर यहाँ मौखिक कार्य से सिद्धांत या मौखिक कार्य का सिद्धांत। छात्रों अधिकांशतः समय हमें कक्षा में, भाषा कक्षा में खासकर, ये मौका देना होता है छात्रों को कि अधिक से अधिक वो मौखिक कार्य करें, अधिक से अधिक विचारों का आदान प्रदान करें, अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर करें, सवाल जवाब करें, अधिक से अधिक बोलें। यदि हम छात्रों को कक्षा में ऐसा मौका देते हैं तो वो आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं। यहां लिखा है अनुपात क्रमोच्च सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ये दो हमने एक साथ लिख दिया, अनुपात और क्रम का। छात्रों ये अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी पाठ्यक्रम, जो विषय वस्तु, जो प्रकरण हम कक्षा में छात्रों को बताने वाले हैं, भाषा की कक्षा में जो हम पढ़ाने वाले हैं, उस पूरे पाठ्यक्रम को, उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे प्रकरण को हमें एक साथ नहीं बताना है, हमें उसको अनुपातिक रूप से बताना है। हमें उसको कई हिस्सों में उसका डिवाइडेशन कर देना है, कई हिस्सों में उस पाठ्यक्रम को हमें बांट देना है। और इससे क्या होगा, इससे आसान होगा, वो जल्दी फिर सीख सकते हैं। यदि एक साथ आप बहुत ज्यादा कोर्स बच्चों को करवा देते हो तो फिर वो सीख नहीं पाते हैं। छोटे छोटे करके, इकाई विधि यही कहलाती है। क्रमोच्च, फिर आप उनको क्रम से सिखाएं। जो भी आप बच्चों को सिखाने वाले हो वो क्रम से सिखाएं, एक साथ ना सिखाएं। आप खुद क्रम निर्धारित कर लें। शिक्षक क्रम निर्धारित कर लेता है कि पहले हमें कौन सी सरल सरल चीजों को सिखाना है, फिर कठिन। वही है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही। ये भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल ये भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। समझ रहे होंगे आप। तो क्रम निर्धारित कर लें, पहले सरल चीजें जो वो जानते हैं, फिर कठिन चीजें। आपको पता होता है कि बाद में ये कठिन चीजें आने वाली हैं, आप उनको शुरुआत में उन शब्दों को बता सकते हो। ये है अनुपात और क्रमोच्च का
सिद्धांत, अनुपात व क्रम निर्धारण का सिद्धांत। छात्रों आगे हम बढ़ते हैं, ये होता है समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत का मतलब होता है, समवाय का अर्थ होता है यहाँ साथ में। जब भी आप बच्चों को जो कुछ भी आप पढ़ा रहे होते हो, उस प्रकरण के दौरान आने वाली जो व्याकरण होती है, उस प्रकरण के दौरान आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं, उस प्रकरण को आप किन किन विधियों को एक साथ जोड़ के, किन किन शिक्षण सहायक सामग्रियों को एक साथ जोड़ के, बच्चों को पुरानी घटनाओं से जोड़ के आप किस प्रकार से वो शिक्षा आप दे सकते हो, बता सकते हो, ये कहलाता है समवाय का सिद्धांत। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साथ में और आप क्या क्या कर सकते हो, वो साथ में ही आपको लेके चलना है, ये कहलाता है समवाय का सिद्धांत। फिर छात्रों यहाँ देखो, यहाँ फिर हमने संस्कृत नहीं लिखी है। छात्रों यदि ये आपको संस्कृत में लिखे आते हैं और आप उनका संस्कृत ट्रांसलेशन कर सकते हो तो ये बिल्कुल सही है, ये संस्कृत में भी ज्यों के त्यों लागू होते हैं। और छात्रों यहां से जो आपको प्रश्न आता है वो कैसा आता है कि निम्न में से कौन भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, या फिर प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। या फिर यहां से तीसरे प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि कह देंगे कि एक शिक्षक ज्ञात से अज्ञात की ओर छात्रों को बताने का प्रयास कर रहा है, निम्न में से भाषा शिक्षण का कौन से सिद्धांत का उपयोग कर रहा है, तो हम कहेंगे शिक्षण सूत्रों का। या सरल से कठिन की ओर का अनुसरण करते हुए कक्षा अधिगम करवा रहा है तो किसका उपयोग कर रहा है, तो हम कहेंगे शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का। ऐसे बहुत पूर्व में से प्रश्न बनते हैं यहां से, ठीक है। कहेंगे कि एक शिक्षक जो है वो कक्षा में किसी प्रसंग या किसी व्याख्या, भाषा की व्याख्या को पढ़ाते समय उसकी व्याकरण, उसमें आने वाले जो कठिन शब्द हैं उनको एक साथ बताते हुए शिक्षण अधिगम करवा रहा है। निम्न में से वह किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है, तो वो समवाय सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। क्योंकि यहाँ तो हमने बहुत सारे सिद्धांत लिखे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बाकी छात्रों जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं तो आप खुद अपना लॉजिक लगा के वो सही आंसर तक पहुंच जाते हो, यदि आपने विस्तृत अध्ययन इस चीज का किया है तो। छात्रों यहां अगला लिखा है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत का मतलब होता है कि हमें जो भी विषय को छात्र शिक्षक कक्षा में पढ़ाने वाला होता है उस विषय की पूर्व योजना बनाना, उस विषय की पूर्व योजना बनाना। इसीलिए शिक्षक डायरी का उपयोग करते हैं। पूर्व योजना बनाकर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कक्षा में जाके आप कुछ चीजों को भूल जाएं। हमें पूर्व योजना बनाकर कक्षा में लाना चाहिए कि आज हमें कौन से कंटेंट को पढ़ाना है, कौन से प्रकरण को पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कितने निर्धारित समय में किन किन चीजों को हमें, कितने सिलेबस को हमें पूरा करवा देना है, इस टाइप से। मतलब पूर्व में योजना बनाकर आना चाहिए शिक्षक को कक्षा में, सीधे कक्षा में नहीं आना चाहिए। ये कहलाता है नियोजन का सिद्धांत, पूर्व में योजना बनाना। विभाजन का सिद्धांत छात्रों हम शुरू में आपको बता चुके। विभाजन का सिद्धांत का मतलब है कि जो भी प्रकरण आप बच्चों को कक्षा में पढ़ाने वाले हो उसका कई हिस्सों में उसको बांट देना, कई हिस्सों में उसे तोड़ देना, छोटे छोटे हिस्से कर देना और फिर उनको जोड़ देना, ठीक है। ये बाद में उनको जोड़ देना, ये क्या कहलाता है, हालांकि ये संश्लेषण विधि कहलाती है। बात छोटे छोटे हिस्सों को पहले आपने बता दिया, फिर जोड़ के पूरा पाठ बता दिया, विश्लेषण मेथड कहलाती है। आगे बताएंगे अभी आपको। इसके बाद में लिखा है ज्ञान को जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। छात्रों ऐसा ना हो कि जो भी आप कक्षा में बच्चों को बता रहे हो ये केवल पुस्तकीय ज्ञान बनकर रह जाए। हमें कक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम को रखना है। हालांकि पाठ्यक्रम रखना ही हमारी जवाबदारी नहीं होती, पर हमें अधिकांशतः अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करने के दौरान बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित करना है, इस प्रकार से बताना है ताकि वो दैनिक जीवन में आने वाली जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो समस्या हैं, उनको वो दूर कर सकें। यही कहलाता है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, ताकि बच्चे जीवन में आने वाली समस्याओं या कठिनाइयों से स्वयं निजात पा सकें, वो उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। तो ये कहलाता है ज्ञान को जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। इस प्रकार से हमें शिक्षण देना चाहिए। फिर छात्रों ये लिखा है शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। आपको पता ही हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा 13 शिक्षण सूत्र बताए गए। छात्रों आप संस्कृत के शिक्षण सूत्र का एक हमारा अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। संस्कृत के शिक्षण सूत्र, ठीक है, हमने बताए हैं 13 शिक्षण सूत्र बताए हर्बर्ट स्पेंसर का। छात्रों इसका बड़ा महत्व है, ये हमें बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, ऐसे कुल लगभग 13 शिक्षण सूत्र होते हैं। उनका प्रयोग करते समय आपको भाषा अधिगम करवाना चाहिए। फिर यहां लिखा है प्रेरणा का सिद्धांत। और प्रेरणा किसको,
दोनों को। आप स्वयं भी प्रेरित होते रहें हमेशा अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, और बच्चों को हमेशा आप प्रेरित करते रहें, तभी वो उस भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल कोर्स करवाने में लगे हो, बीच बीच में छात्रों को प्रेरित भी करना होता है। यही तो भी प्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन। वैसे ही हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोटिवेशन पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा, धनात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है, पढ़ते हैं। बच्चे खुद से यदि प्रेरित हो तो धनात्मक अभिप्रेरणा, माता पिता या शिक्षकों को भी प्रेरित करना पड़े, जबरदस्ती उनको टॉर्चर करना पड़े तो ऋणात्मक अभिप्रेरणा, बताएंगे कभी आगे। स्व अधिगम का सिद्धांत। छात्रों, बच्चों को आपको प्रेरित करना है कि वो खुद अधिगम करें, खुद अपने आप से। शिक्षक नई भी चीजों को बता पा रहा तो आप प्रेरित करें कि बच्चे खुद सीखें। दूसरी बात, शिक्षक को भी स्व अधिगम करना चाहिए। यदि आपको अपनी भाषा, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रखना है, अपन कहते हैं ना कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो जीवन भर विद्यार्थी होता है, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। मतलब शिक्षक और छात्र दोनों में स्व अधिगम, मतलब खुद सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ने की जो भावना है वो रहना चाहिए, वो करते रहना चाहिए, तब आप बच्चों को अच्छी भाषा सिखा सकते हो। ये जीवन से संबंधित करने का ये यहाँ आपको बता दिया। पूर्व ज्ञान की जांच करने का सिद्धांत। छात्रों, जब भी शिक्षक को कक्षा में जाता है तो आप कभी जाते हो कक्षा में तो क्या आप सीधे बच्चों को पढ़ाना चालू कर देते हो? नहीं करते। आपको कक्षा का स्तर पता होना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चों से पूर्व ज्ञान के बारे में पूछते हो। आप प्रकाश संश्लेषण यदि पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये पूछते हो कि आपने वृक्ष देखे हैं, वृक्ष में क्या क्या होता है। अब यदि बच्चा करेगा वृक्ष नहीं देखे, वृक्ष में क्या क्या होता है उनको पता ही नहीं है, तो आपको ये नॉलेज हो गया कि बच्चों में पूर्व ज्ञान नहीं है, तो आप वहीं से निचले स्तर से आप चालू करोगे। तो छात्रों, ये शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पहले आपको छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच कर लेना चाहिए कि हम जिस भी प्रकरण को पढ़ाने वाले हैं इस प्रकरण के बारे में छात्र पूर्व से क्या जानते हैं, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वो पूर्व से कुछ नहीं जानते उस प्रकरण के बारे में तो पहले आपको वह बताना होता है, तभी वो आपके प्रकरण को भली भांति समझ सकते। फिर यहां लिखा है बोलने व लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। ये भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये भी, कि बच्चों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि जो भी शिक्षक बोल रहा है वही छात्र लिख रहे हैं कि नहीं, या जो भी खुद बोल रहे हैं वो खुद क्या वो लिख रहे हैं, या शिक्षक बोल के लिखवा रहा है तो क्या वो लिख पा रहे हैं। इसमें सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के लिए कक्षा में छात्रों को सुलेख, अनुलेख, ठीक है, इस प्रकार के ये लेख लिखवाए जाते हैं। स्रोतलेख, अनुलेख, सुलेख, ये एक आध दिन बता देंगे सब क्या कौन सी चीजें क्या कहलाती। फिर यहाँ लिखा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। छात्रों, यहाँ स्वतंत्रता शिक्षक की नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता छात्रों की है। जब भी आप छात्रों को पढ़ाने जा रहे होते हैं तो आप उनको अनावश्यक उन पर दबाव न डालें, उन्हें स्वतंत्र वातावरण में, जैसे प्रकृतिवाद में यही कहा है, उन्हें स्वच्छंद वातावरण में सीखने दें, वो सीख जाएंगे। उन पर अनावश्यक दबाव न डालें, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखें। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। छात्रों, ये बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा अलग वीडियो में हम बताएंगे आपको। बाल केंद्रितता का जो सिद्धांत होता है ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही लागू है। आपको पता होगा भारत में गीजूभाई बधे का जो है देवा स्वप्न इनकी रचना है, वही कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा के भारत में जनक माने जाते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक। बाल केंद्रित शिक्षा का छात्रों मतलब ये होता है बाल केंद्रितता का कि जो भी पाठ्यक्रम बने, जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हो, जो भी शिक्षण अधिगम सामग्रियां हो, कुल मिला की पूरी व्यवस्था इस प्रकार की हो जिसमें यह ध्यान रखा जाए कि बालक को कहीं परेशान ना होना पड़े अनावश्यक। बालक बड़ी आसानी से एक एक सीढ़ी चढ़ के विकास की ओर अग्रसर हो, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये कहलाता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। मतलब जो भी नियम नीति निर्धारण जो कुछ भी किया जाए वो छात्रों के हित को ध्यान में रखकर किया जाए। ये बाल केंद्रितता का सिद्धांत कभी बताएंगे आपको। निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। छात्रों की जो भी जब शिक्षक कुछ चीजों को पढ़ा रहा होता है तो आपने देखा होगा कि कई टीचर पढ़ाते पढ़ाते कई प्रकार के सूत्र खुद बना देते हैं, मतलब वो पढ़ाने की टेक्निक या विधि खुद निर्मित कर लेते हैं। तो ये शिक्षकों को करना चाहिए। यदि आप बना पा रहे हो कोई ट्रिक, गा गा के आप बच्चों को सिखा रहे हो, हंस हंस के, यदि आप चिल्ला चिल्ला के, जैसे भी आप सिखा रहे हो, नई नई विधियों तकनीकों का यदि आप निर्माण करते जाते हो तो ये शिक्षण का सिद्धांत है भाषा के। यहां लिखा है मनोरंजन का सिद्धांत।
मतलब ये है कि हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है कि हमेशा आप गए कक्षा में और सीधे जल्दी से आपने उनको पढ़ाना चालू कर दिया। लगभग उनके 7-8 पीरियड हो गए रेगुलर में, वो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। छात्रों को बीच बीच में उनका मनोरंजन भी होते रहना चाहिए, इसीलिए ये अर्धावकाश लघु अवकाश वगैरह होते हैं। निदान व सुधारात्मकता शिक्षण का सिद्धांत। छात्रों यहाँ दो चीजें हैं, निदान और सुधार, इनमें अंतर समझ लो। या फिर हम कहें निदान और उपचारात्मक शिक्षण, ये प्रत्येक विषय की पेडागोजी में लगे हैं। छात्रों निदान का जो अर्थ है वो होता है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। निदान का अर्थ समझना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। ये निरीक्षण के द्वारा भी पता लगा सकते हो, मूल्यांकन के द्वारा या परीक्षा के द्वारा। छात्र की कमजोरियों का पता लगाना निदान कहलाता है छात्रों। और जब आपको कमजोरियां पता लग जाती हैं तो आप अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से या रेमेडियल कक्षाओं के माध्यम से उन पिछड़े हुए छात्रों में सुधार करने का प्रयास करते हो। अवकाश के दिन कक्षा लगा के, या विद्यालय लगने के पूर्व या विद्यालय लगने के बाद में उनको अतिरिक्त समय देकर, या अर्धावकाश के समय उन पिछड़े छात्रों को अतिरिक्त समय देकर आप जब उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हो तो उसे हम कहते हैं छात्रों सुधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण। तो आप अंतर समझ गए होंगे, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। आगे हम आपको इसकी विधियां वगैरह सब बता देंगे। फिर यहाँ निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत छात्रों, ये हम आपको बता चुके हैं कि जो भी आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उसका उद्देश्य आपको भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये सीखने से हम किस समस्या से निजात पा सकते हैं या सीखने से हमें कौन सा लाभ होगा। ये बच्चों को पहले से निर्धारित करते हुए शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, ये हमने आपको बता दिया। प्रजातंत्रात्मक व्यवहार का सिद्धांत है वही कि आपको भेदभाव नहीं करना है, अमीर गरीब में, जात पात में, गर्ल्स बॉयज में, सीधी सी बात, किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सभी को कक्षा में समान अवसर देते हुए, ये भी नहीं करना कि ये प्रतिभाशाली है, ये विकलांग है, ये थोड़ा ये मंदबुद्धि है और ये टैलेंट टाइप का है। तो आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। कक्षा में सभी को आगे बढ़ने का, अपने विकास करने का बराबर अवसर देना है। ये कहलाता है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो बिल्कुल सफल होने वाली है। ठीक है। फिर यहां लिखा है छात्रों पुनर्बलन का सिद्धांत। हालांकि स्किनर ने दिया था, नर बलशाली, ये पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ये क्या कहलाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, कि जो भी आपने बच्चों को सिखाया है, जो भी प्रकरण कक्षा में आपने बच्चों को पढ़ाया है, उस प्रकरण के को यदि बच्चे नहीं सीख पाए हैं तो आप फिर से उस पर बल दो, उस प्रकरण को पुनः पढ़ाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। पुनर्बल मतलब फिर से बल देकर और पढ़ाना। ठीक है। हालांकि पुनर्बलन में दो प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। बच्चों को दंडित करना, उनसे जुर्माना वसूलना, उन्हें सजा देना, ये ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। और कभी कभी शिक्षक जो होते हैं वो कमजोर बच्चों को ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, कहेंगे हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना, ठीक है, उनको पुरस्कृत करना, ये धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। छात्रों ये शिक्षा में दोनों पुनर्बलन आवश्यक है, केवल ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं। यदि बहुत ढीठ टाइप के जो कमजोर या कुछ गुस्सेल अपराधी टाइप के जो छात्र होते हैं, इनको धनात्मक पुनर्बलन देने की आवश्यकता होती है। आप उनकी प्रशंसा करें, आप उनके अच्छे कार्यों को कक्षा में, विद्यालय में सबके सामने बताएं, उनके अच्छे कार्यों को, उनको पुरस्कृत करें, उनके पेरेंट्स या अभिभावकों से उनकी तारीफ करें। तो जो अपराधी या समस्यात्मक बालक कक्षा में होते हैं वो कक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। ध्यान देना। फिर छात्रों यहाँ लिखा है सृजनात्मकता व आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन। छात्रों ये सृजनात्मकता क्या कहलाती है? कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कहीं भी उनको कोई समस्या आती है तो उस समस्या से तुरंत निजात पाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बालकों को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के दौरान हम बताएं, ये कुल मिला के टूटी फूटी चीजों से नई चीजें बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री या मैकेनिक टाइप के। घर के सामान को ये स्वयं सुधार देते हैं, मिस्त्री की आवश्यकता ज्यादातर नहीं पड़ती। जब ये खुद फंस जाते हैं तब मिस्त्री के यहाँ जाते हैं। जैसे एक बच्चा है कक्षा में बैठा है, उसका पेन नहीं चल रहा है, उसका पेन या आज वो लाया नहीं है पेन, तो वो अपने बस्ते के जेब में हाथ डालेगा, वहां से एक ढक्कन निकालेगा, एक ढक्कन पेन वहां से निकालेगा, किसी से रिफिल मंगाएगा, कुछ भी यहाँ का वहां करके तुरंत उसका पेन तैयार हो जाएगा। छात्रों ऐसे छात्र सृजनात्मक छात्र कहलाते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले छात्र कहलाते हैं, और यही आगे जाके नई चीजों का आविष्कार करते हैं। इसके बाद में आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन। छात्रों हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र
की आत्मा क्या कहना चाह रही है, उनका मन क्या कहना चाह रहा है, उन्हें अपने मन की बातों को कहने का बराबर कक्षा में अवसर देना चाहिए। इस प्रकार से हमें इन सब शिक्षण सूत्रों का इन सब शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए छात्रों कक्षा में किसी भी भाषा का अधिगम करवाना चाहिए। क्योंकि समय कम है इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी में बोला है। आप वीडियो पीछे करके भी सब चीजों को समझ सकते हो छात्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें छात्रों। यहाँ से हमारी गारंटी है, यहाँ से आपको पर्यावरण में, हिंदी में, संस्कृत में या गणित में हर विषय की पेडागोजी में एक प्रश्न आने की संभावना है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद।